जिस तरह उन मीडिया घरानों पर कारपोरेट का नियंत्रण है, और वो कारपोरेट जिस खास तरह से जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, नाम लेकर स्पष्ट शब्दों में कहना, जिस तरह भाजपा के लिए वो काम कर रहे हैं, तो बहुलांश चैनल भाजपा के एजेंडा के भोंपू बन गए। वो भी तथ्य आधारित नहीं, बहुत सारे झूठ फरेब आधारित। यानी जो चौथा स्तंभ बोला जाता था मीडिया, वो भी पार्टी विशेष की भोंपू बन गए। तो राजनीतिक तौर पर भी देखें तो लोकतंत्र एक गहरे संकट में फंस गया। लेकिन ये संकट राजनीतिक केवल नहीं, ये तो सतह पर दिख रहा है राजनीतिक संकट। उससे बड़ा संकट सामाजिक और आर्थिक है। सामाजिक पर बात करें उससे पहले आर्थिक पर बात कर लेते हैं। अभी एक सप्ताह पहले ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई। यह रिपोर्ट यह बताती है कि इस देश में 98 लोगों के पास, यानी 98 लोगों के पास जितनी प्रॉपर्टी है, वो देश के करीब 55.5 करोड़ लोगों के पास जितनी प्रॉपर्टी है उसके बराबर है। यानी इस देश के 55.5 करोड़ लोग जितनी संपत्ति रखते हैं, उतनी संपत्ति सिर्फ 98 लोगों के पास है। और पिछले एक साल के अंदर 2020 में इस देश में 102 अरबपति थे। बिलियनियरी हम लोग अरबपति कह लेते हैं, रुपए में अरब का कोई बहुत हिस्सा है, बिलियन डॉलर। 102 बिलियनियरी थे, उनकी संख्या हो गई है 142, यानी उनमें 39% की वृद्धि हुई पिछले एक सालों के अंदर। लेकिन इसी दौरान 84% लोगों की आय जो है वो गिर गई। यानी देश के 84% लोग जो आय कर रहे थे, आमदनी कर रहे थे, उनकी आमदनी गिर गई है। यानी पहले से बदतर स्थिति में चले गए। और जो बचे हुए 16% लोग हैं, उसमें 13% लोगों की आय स्थिर है। मतलब उनकी आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। और अगर उसको इन्फ्लेशन से जोड़ दिया जाए तो उनकी भी आय, रियलिटी में उनकी भी आय घट गई। यानी इस देश में 97% लोगों की आय गिर गई है, 3% लोगों की केवल आय बढ़ी है। केवल 3% लोगों की आय बढ़ी। अब जरा इस बात पे सोचिए, एक इसमें से छोटा आंकड़ा है कि केवल 10 लोगों के पास, 142 में केवल 10 लोग ऐसे हैं, अगर उनकी जितनी संपत्ति है अगर उसको खर्च कर दिया जाए तो 25 सालों तक देश के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा सब मुहैया कराई जा सकती है। 25 सालों तक केवल 10 बिलियनरी की जो संपत्ति है, केवल उतना ही खर्च कर दिया जाए तो इस देश में 25 सालों तक लोगों को, सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक निःशुल्क मुहैया कराई जा सकती है। अब केवल बात इतनी असमानता की नहीं है, इस बात पर बहुत कम बात हो रही है, जिस पर बहुत ज्यादा बात होनी चाहिए। वो ये है कि जब देश की संपत्ति पर, यानी 98 लोगों ने 55 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, वैसी स्थिति में वो अपनी संपत्ति का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? वो अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करके दो चीजों पर उन्होंने नियंत्रण कर लिया है, राजनीतिक पार्टियों पर और मीडिया पर। मीडिया पर उनका पूर्ण नियंत्रण हो गया है और राजनीतिक पार्टियों पर उनका नियंत्रण। भाजपा जो इतनी ताकतवर दिख रही है, आप बराबर उसके चंदे की वो देखते होंगे, नाम नहीं आते हैं, 70% 80% चंदे केवल उसी को मिल रहे हैं। इस देश के कारपोरेट घरानों ने पूरी तरह भाजपा को अपने चंगुल में ले लिया। ये जो भाजपा पार्टी को
दिखती है ना, नीचे उसको चंदा जुटाने की खास जरूरत नहीं पड़ती। अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ता को भी, अपने बूथ प्रमुख को भी वो गाड़ी मुहैया कर सकती है, कराती है, बाइक दे सकती है। नहीं, यानी अकूत धन आ रहा है जिसका इस्तेमाल करके भाजपा पूरे चुनावी प्रक्रिया पर नियंत्रण कर लेते हो। तो जनता की ताकत है कि प्रदेशों में कहीं कहीं हरा देते हैं लोग, सबके बावजूद भी। लेकिन अगर धन के मामले में तुलना किया जाए तो कोई भी हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस भी आज के डेट में, कहीं राजद, कहीं सपा, कहीं बसपा, कोई कम्युनिस्ट पार्टी, कोई भी एनसीपी, कहीं ममता बनर्जी, पैसे के मामले में उनके सामने कहीं ठहरते ही नहीं। यानी संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से नियंत्रण, फिर ये सारे पैसा इतना कुछ चंदा मुहैया कराया है, इतना पैसा मुहैया कराया है कि भाजपा पार्टी जो आज की पार्टी है, कभी यही नियंत्रण कांग्रेस पर भी था कॉर्पोरेट का, लेकिन इतना बदतर नियंत्रण नहीं था क्योंकि कुछ घरानों का नियंत्रण हो गया। जैसे मैं आपकी संपत्ति की बात कर रहा था तो 8.6 बिलियन डॉलर कुछ प्रॉपर्टी थी अडानी की, 8 गुना एक साल में बढ़ गई, 56 समथिंग बिलियन डॉलर हो गई। 8 गुना अकेले अडानी की बढ़ गई है, 2 गुना जो है अंबानी की बढ़ गई है। और इन घरानों ने पूरी तरह से भाजपा पर कब्जा कर लिया। और भाजपा कब्जा करने का मतलब क्या? इस समय लोकतांत्रिक प्रक्रिया भाजपा के नियंत्रण में है, केंद्र की सत्ता उसके नियंत्रण में है, राज्यों की सत्ता पर उसके नियंत्रण में है, संवैधानिक संस्थाएं उसके नियंत्रण में है। और इसके माध्यम से भाजपा ने देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जो नियंत्रण किया, तो वो भाजपा का नियंत्रण नहीं है, ये कॉर्पोरेट का नियंत्रण है। कॉर्पोरेट ने पूरी तरह से राजनीतिक दलों पर नियंत्रण कर लिया और ये भाजपा हट भी जाए तो दूसरे राजनीतिक दल पर नियंत्रण कर लेंगे, क्योंकि उनके पास इतना कूत धन आ गया है। उस धन का एक बहुत छोटा हिस्सा करके वो किसी भी राजनेता को खरीद कर सकते हैं। जैसे सरकारें बनी, गोवा में रातों रात सरकार बन सकती है, मध्य प्रदेश में सरकार बन सकती है, गिर सकती है, राजस्थान में सरकार टूट सकती है, जा सकती है, कोई नेता इधर से उधर हो सकता है, विधान परिषद के चुनावों में विधायक पाला बदल सकते हैं रातों रात, और राज्यसभा के उसमें पाला बदल सकते हैं। यानी इतना पैसा है कि उस पैसे के दम पर कॉर्पोरेट इस लोकतंत्र को संचालित कर रहा है, कॉर्पोरेट संचालित कर रहा है। यानी भारत के संपत्ति, ये जान लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर ने जब कहा था कि आर्थिक असमानता राजनीतिक लोकतंत्र को निगल जाएगी, तो उनके सामने यूरोप का अनुभव था। यूरोप में जब लोकतंत्र कायम हुआ शुरू में तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे यह पता चला कि जब संपत्ति पर कुछ लोगों ने नियंत्रण कर लिया तो उन्होंने राजनीतिक लोकतंत्र पर भी नियंत्रण कर लिया। संपत्ति पर नियंत्रण करते ही राजनीतिक प्रक्रिया पर, लोकतंत्र पर नियंत्रण कर लिया। जैसे अमेरिका के पूरी राजनीति को कुछ कॉर्पोरेट घराने चलाते हैं, पूरी तरह उनके नियंत्रण में। यह अमेरिका के और यूरोप के अनुभव से डॉक्टर अंबेडकर ने समझा था कि आर्थिक असमानता बहुत बढ़ जाएगी तो संपत्तिशाली लोग लोकतंत्र पर नियंत्रण कर लेंगे। अब तो ये हो गई, एक तो राजनीतिक संकट की चर्चा कर ली ना, अब हम लोग सामाजिक संकट की बात करें। बहुत स्पष्ट शब्दों में यह बात समझनी चाहिए कि भारत की सत्ता संरचना पर, जिसको सत्ता कहते हैं, अपर कास्ट, अपर क्लास, अपर कास्ट में भी जो अपर क्लास मर्दों का मुख्यतः नियंत्रण था। और आजादी के लड़ाई के दौरान इस नियंत्रण के लिए आरएसएस आ रही थी। कभी तिलक इसकी बात कर रहे थे कि इन्हीं के हाथ में सत्ता होनी चाहिए, कभी वर्ण व्यवस्था का हिमायत करके गांधी इस तरफ इशारा कर रहे थे, कभी रामराज की बात करके रामराज की परिकल्पना में इस तरह की चीजें आती थी कि जो भारत की सत्ता होगी वो सत्ता केवल राजनीतिक नहीं, सत्ता आप देख चुके हैं कि सत्ता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों से बनती है। तो उस अपर कास्ट की सत्ता को तोड़ा जाए, यानी भारत को लोकतांत्रिक बनाने के लिए जरूरी था कि बड़ जाति व्यवस्था का जो श्रेणी क्रम है उसको तोड़ा जाए, यानी जातियों का जो श्रेणी क्रम है और महिलाओं पर पुरुषों का जो प्रभुत्व है इसको तोड़ा जाए। 2 अनिवार्य चीजें तोड़नी थी, जिसकी ज्योतिराव फूले ने बात की थी, शुरुआत की थी कि वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को तोड़ा जाए, यानी जातियों का जो श्रेणी क्रम है, सीढ़ी क्रम है, तोड़ा जाए, और जो वर्चस्व है कुछ जातियों का पूरी सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया पर, उसको तोड़ा जाए। और आजादी के लड़ाई के दौरान
बहुत सारी शक्तियां इसको तोड़ने के लिए प्रयास कर रही थी और बहुत सारी बनाए रखने के लिए प्रयास कर रही थी, और उसमें जो सबसे प्रबल समर्थक थी वो भाजपा, अरे आरएसएस बना था, जो पुराने मॉडल को लागू करना चाहता था। हिंदू राष्ट्र जिसकी परिकल्पना थी। हिंदू राष्ट्र का मूल तत्व क्या है? वर्ण व्यवस्था और वर्ण जाति व्यवस्था और फिर सत्ता है। आजादी जब मिली तो चूंकि बहुत सारी शक्तियां थी, डॉक्टर बहुजन आंदोलन था, दलित आंदोलन था, कम्युनिस्ट पार्टियां थी, सोशलिस्ट पार्टियां थी, कांग्रेस भी थी। कांग्रेस में भी अलग अलग धड़े थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग थे तो नेहरू जैसे लोग भी थे, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग थे तो नेहरू जैसे लोग भी थे, अलग अलग समूह। तो कुल मिला जुला के ये सैद्धांतिक सहमति बनी आजादी के बाद कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के क्रम को भी तोड़ा जाएगा। ये सैद्धांतिक सहमति थी, संविधान के अंदर इसको डाला गया। तो भारत में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, गणतंत्र लोकतंत्र स्थापित करने के लिए तीसरी जो सबसे शुरू की चुनौती थी, ये चुनौती बहुत शुरुआती समय से उपस्थित थी, जैसे भारतीय गणतंत्र बना, कि सामाजिक समानता कायम किया जाए। सामाजिक समानता की दो अनिवार्य शर्तें थी कि वर्ण जाति व्यवस्था को पूरी तरह तोड़ दिया जाए, वर्ण और जाति के आधार पर कोई श्रेष्ठता का दावा न हो, वर्ण जाति के आधार पर कोई आर्थिक विशेषाधिकार किसी के पास न हो, वर्ण जाति व्यवस्था के आधार पर कोई सामाजिक विशेषाधिकार न हो, राजनीतिक विशेषाधिकार न हो, किसी तरह का कोई विशेषाधिकार न हो। यानी हर उन विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया जाए लोगों को जो उन्होंने वर्ण और जाति के आधार पर पाए हो, वो चाहे श्रेष्ठता का विशेषाधिकार न हो। लेकिन आज की स्थिति क्या है? बीच का दौर ऐसा आया जब ऐसे लगा कि ये वर्चस्व कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि लोकतंत्र था तो अपर कास्ट जातियां, जो वर्चस्वशाली जातियां थीं, उनकी संख्या तो 15% 16% से अधिक नहीं है पूरे देश में। मान लेते हैं 15-16% मान लेते हैं, ज्यादा जनगणना तो हुई नहीं। उस वोट के दम पर तो अपनी सत्ता बरकरार नहीं रख सकते और 15-20 सालों तक वोट बरकरार रखा, लेकिन मध्यम जातियों की तरफ से चुनौतियां आने लगी, जिन्हें पिछड़ी जातियां कहते हैं। बाद में दलित जातियों की तरफ से चुनौतियां पहले से आई थी और राजनीतिक चुनौतियां आने लगी। तो ये चीज सामने आई कि मध्यम जातियां यानी पिछड़ी जातियां, दलित जातियां जो चुनौती दे रही हैं अपर कास्ट वर्चस्व को, ये अपर कास्ट वर्चस्व को तोड़ सकते हैं। और टूटता हुआ लग रहा था, कुछ कमजोर पड़ता हुआ लग रहा था। 89 और इंटर बसपा के बनने के बाद, खास करके कांसीराम कुमार के बाद, उसके बाद दक्षिण में कहीं अगर तोड़ा जा सका तो तमिलनाडु में टूटा। राजनीतिक वर्चस्व तो टूट ही गया, सामाजिक वर्चस्व भी काफी हद तक टूटा, आर्थिक वर्चस्व भी एक हद तक टूटा। यहां भी लगा कि उत्तर भारत में भी ये टूट जाएगा। लेकिन आज की तारीख में हम पूरे इसमें नहीं जाते, स्थिति उलट गई। इस देश को संचालित कौन कर रहा है? दो शक्तियां, आरएसएस और कॉर्पोरेट। पूरी गणतांत्रिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दो शक्तियां संचालित कर रही हैं, आरएसएस और कॉर्पोरेट। आरएसएस क्या है? आरएसएस अपनी विचारधारा में, आरएसएस अपने मूल्य में, आरएसएस हिंदू राष्ट्र के अपने सपने में, आरएसएस अपने एजेंडे में एक अपर कास्ट, अपर क्लास मर्दवादी संगठन है, जिसकी हिंदू राष्ट्र की कल्पना, परिकल्पना वर्ण जाति व्यवस्था पर आधारित है। वो कहीं भी वर्ण जाति व्यवस्था को चैलेंज, क्योंकि वर्ण जाति व्यवस्था टूट गई तो फिर हिंदुत्व जैसी चीज बचती है। हिंदुत्व का प्राण ही वर्ण जाति व्यवस्था है। और दूसरा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व। तो एक तो आरएसएस संचालित कर रहा है, पूरा भाजपा को आरएसएस संचालित कर रहा है, और दूसरा कॉर्पोरेट संचालित कर रहा है। कॉर्पोरेट कौन है? जिन 98 लोगों की बात मैंने की, या जो 142 बिलियनरी हैं, जो इस पूरे देश की संपदा पर नियंत्रण कर लिए हैं और राजनीतिक प्रक्रिया पर भी, अपने धन पर और मीडिया पर अपने कब्जे के बल पर इस गणतंत्र लोकतंत्र को संचालित कर रहे हैं, वो है कौन? सामाजिक समूह के तौर पर। सामाजिक तौर पर उसमें एक भी पिछड़ा नहीं है, उसमें एक भी दलित नहीं है, गरीब आदमी का होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ऊपर अपर क्लास ही होगा, यानी वो अपर कास्ट और अपर क्लास और मैक्सिमम मर्द है।
अपवाद स्वरूप एक अजीम प्रेम जी जैसे एक लोग दिखाई देते हैं जो कुछ धार्मिक समुदायों या कुछ अलग समूहों से, पादरी भी लोग हैं, अरे पारसी भी लोग भी हैं, सॉरी पादरी पारसी भी हैं, लेकिन वो अपर कास्ट का हिस्सा है भारत में। तो जो आरएसएस का नियंत्रण है और जो कारपोरेट का नियंत्रण है, वो इस देश के धन पर अब भी अपर कास्ट ने कारपोरेट के माध्यम से कब्जा कर लिया और वहां की राजनीति पर और समाज व्यवस्था पर कब्जा कर लिया आरएसएस के माध्यम से। तो नए सिरे से जो अपर कास्ट वर्चस्व थोड़ा टूट रहा था, वो नए सिरे से पुनः अपर क्लास अपर कास्ट मर्दों का जो वर्चस्व थोड़ा कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा था, वो पुनः नए सिरे से मजबूत हो गया कॉर्पोरेट के माध्यम से और आरएसएस के माध्यम से। आरएसएस और कॉर्पोरेट में गठजोड़ हो गया। 2014 में गठजोड़ नरेंद्र मोदी की मध्यस्थता में हुआ था और दोनों के नरेंद्र मोदी प्रतिनिधि के रूप में सामने आए थे। वो क्या था कि कॉर्पोरेट इस देश का आरएसएस को उसका हिंदुत्व का एजेंडा, हिंदू राष्ट्र का एजेंडा आगे बढ़ाने में मदद करेगा। उसके लिए धन मुहैया कराएगा, मीडिया मुहैया कराएगा, अन्य स्रोत संसाधन मुहैया कराएगा और बदले में आरएसएस और भाजपा इस देश के स्रोत संसाधनों पर कब्जा करने में, इस देश की संपत्ति का कब्जा करने में कॉर्पोरेट की मदद करेंगे। यानी दोनों के बीच एक गठजोड़ हुआ और जिसके प्रतिनिधि के रूप में नरेंद्र मोदी आए, वो कॉर्पोरेट के भी उतने ही प्यारे दुलारे हैं जितने की आरएसएस के। प्रश्न यह उठता है कि नरेंद्र मोदी को ही क्यों चुना गया? नरेंद्र मोदी को ही क्यों चुना गया? इसलिए 3 कारण थे। पहला तो यह कि कॉर्पोरेट के दुलारे थे, किसी कॉर्पोरेट के कोई शक नहीं था कि ये जो बंदा है ये पूरी तरह से हमारा काम करेगा। गुजरात में उन्होंने दिखा दिया था और 2002 के गुजरात नरसंहार और बहुत सारे अपने कार्रवाइयों से उन्होंने आरएसएस को बता दिया था कि हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को लागू करने में यह बंदा बहुत आगे होगा। और कॉर्पोरेट के एजेंडा, 2 ताकतवर शक्तियों के बीच गठजोड़ हुआ था, दोनों को लागू करेगा। फिर भी नरेंद्र मोदी क्यों? क्योंकि इस देश में चुनाव होने थे। अभी आरएसएस की और कॉर्पोरेट की यह हैसियत नहीं है कि चुनाव के बिना सत्ता पर सीधे कब्जा कर ले। वो तरीके अपना रहे हैं, गैर संवैधानिक तरीके, तमाम तरीके अपना रहे हैं, लेकिन चुनाव कराना उनकी अभी भी मजबूरी है क्योंकि भारतीय जनता के बीच एक चीज चली गई है, सकारात्मक चीज है कि जो राजा होना चाहिए, शासक होना चाहिए, मैं राजा शब्द जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं, जो शासक होना चाहिए, जो हमारे पर शासन करे, वो चुना हुआ होना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि हमारे द्वारा वो चुना गया है, चुना हुआ होना चाहिए। इमरजेंसी में जब चुना हुए की जगह तानाशाही लागू करने की तो लोगों ने बहुत भारी विरोध किया। ये चेतना चली गई। आरएसएस को भी मालूम है, कॉर्पोरेट को भी मालूम है कि अगर बिना चुनाव के शासन करने की कोशिश की गई तो व्यापक जनता में विद्रोह हो सकता है। तो चुनने की जरूरत की, अपर कास्ट के वोटों के दम पर तो चुन नहीं सकती थी भाजपा। न हिंदू राष्ट्र का काम हो सकता है, न कॉर्पोरेट का काम हो सकता है। इसके लिए जरूरी था कि इस देश का जो बहुसंख्यक वोटर है उसका वोट हासिल किया जाए। और वोट किसका है? वो पिछड़ी जातियों का। दलितों को तो आज भी हाशिए पर फेंक दिया गया है। आज भी देख रहे हैं अखबारों में कि घोड़ी 30 गांवों में कोई घोड़ी पर नहीं चढ़ा है, एक दलित को घोड़ी पर चढ़ने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। तो आरएसएस ने कि एक पिछड़ी जात के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी को प्रस्तुत किया, क्योंकि वोट की राजनीति की जो चेतना थी उसका इस्तेमाल किया कि पिछड़ी जात का नेता जिसका 50%, 52%, 50% तो कम से कम वोट है, जिसका प्रयोग उन्होंने कल्याण सिंह के रूप में पहले उत्तर प्रदेश में कर लिया था, लेकिन अभी भी वो उनको हिचक थी। अपर कास्ट वर्चस्व ही कहीं न कहीं अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी बने रहे, लेकिन उनको लग गया कि अब पिछड़ी जाति में इतनी चेतना आ गई है कि हमारे वोट से हमारा आदमी। लेकिन यह चेतना यहीं तक सीमित थी, हमारे वोट से हमारा आदमी। तो उन्होंने क्या किया, इस चेतना को पकड़ करके कि हमारा आदमी होना चाहिए, यानी हमारी जात का आदमी होना चाहिए, तो उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को प्रस्तुत किया। उसी दौरान दलित के रूप में राम कोविंद जी को राष्ट्रपति के रूप में प्रस्तुत कर दिया। यानी तुम्हारे ही जाति का आदमी
तुम्हारी ही जात का आदमी प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति भी होगा, और तुम्हारी जात के नाम पर वोट मांगा जाएगा, लेकिन काम किया जाएगा आरएसएस का। आरएसएस के हिसाब से, यानी सामाजिक समूह के ऊपर अपर कास्ट हितों की रक्षा, अपर क्लास हितों की रक्षा की जाएगी। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट के हितों की रक्षा की जाएगी, जो अपर कास्ट और अपर क्लास है मूलतः। तो एक तरह से बहुत कठोर लगेगा, लेकिन आरएसएस ने और कॉर्पोरेट ने पिछड़ों की राजनीति को अपर कास्ट अपर क्लास मर्दों और अपर कास्ट कॉर्पोरेट की राजनीति का चाकर बना दिया कि सत्ता तंत्र पर हमारा नियंत्रण होगा, विचार हमारा होगा, दर्शन हमारा होगा, मूल्य हमारे होंगे, एजेंडे हमारे होंगे, और एकमात्र हक जो आपको हासिल हुआ है आरक्षण का, दलितों को, पिछड़ों को, वो भी निजीकरण करके खत्म कर दिया जाएगा। आपकी वोट की चेतना है तो आपके जात के लोगों को खड़ा करके हम सत्ता उनसे हिसाब से चलाएंगे, लेकिन सत्ता चलाएंगे आपके जात के लोग। ये प्रक्रिया बढ़ती भी जा सकती है धीरे धीरे, जैसा पिछला प्रयोग किया था गैर यादव गैर जाटों का यूपी में, ये बढ़ती जा सकती है कि गैर पिछड़े का प्रतिनिधित्व बढ़ता जाए, दलित का प्रतिनिधित्व राजनीतिक तौर पर बढ़ता जाए, और वो सारे काम कर रहे हो अपर कास्ट के हितों के लिए, अपर क्लास के हितों के लिए, कॉर्पोरेट के हितों के लिए। तो सामाजिक समूह पर वर्ण जाति व्यवस्था खत्म होने की जो उनको, सामाजिक असमानता खत्म होने को कौन कहे, अपर कास्ट वर्चस्व खत्म होने को कौन कहे, उल्टी प्रक्रिया चल पड़ी है कि जो चेतना पिछड़ों में और दलितों के से खास करके पिछड़ों में जो एक चेतना विकसित हो रही थी, उस चेतना को यहां तक सीमित कर देना कि हमारी जात का मुख्यमंत्री, हमारी जात का प्रधानमंत्री, वो कौन सी उसकी विचारधारा है, क्या उसका एजेंडा है, क्या उसका काम है, इससे परे। क्योंकि विचारधारा एजेंडे पर आधार पर अगर कोई पिछड़ी दलित जात की राजनीति हो रही है तो वो तमिलनाडु है, और तो कहीं हो नहीं रही। या जिस राजनीति की बात जगदेव बाबू करते थे, जगदेव प्रसाद करते थे, मॉडल राजनीति है जगदेव प्रसाद की। तो सामाजिक जो समता कायम होनी थी, वो सामाजिक समता कायम नहीं हो रही है, सामाजिक असमानता और मजबूत की जा रही है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ही वर्ण जातिवादी राष्ट्र, मर्दों के वर्चस्व का राष्ट्र, अपर कास्ट वर्चस्व का राष्ट्र। हां, इस राष्ट्र को बनाने की जिम्मेदारी पिछड़ी जातियों के लोगों, इतिहास में बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे राजाओं का इस्तेमाल करके, राजा का काम ही था कि वो मनुवादी व्यवस्था को लागू करे। किसी जात का आदमी अगर वो मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लागू कर रहा है तो ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी खूब बढ़िया तरीके से इस काम को कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों अटल बिहारी वाजपेयी, क्यों लाल कृष्ण आडवाणी, पिछड़ी जात का एक आदमी करो, उसके नाम पर वोट मिले। तो सामाजिक तौर पर भी जो समानता कायम करनी थी, यानी गणतंत्र कायम करने के लिए जो सामाजिक समता थी, वो स्वप्न भी भंग हो गया। और इस समय भारतीय लोकतंत्र तीनों गहरे संकट, राजनीतिक लोकतंत्र जो जैसा थोड़ा बना था, थोड़ा बहुत जो उपलब्धि थी, वो भी संकटग्रस्त हो गई। आर्थिक तौर पर कॉर्पोरेट ने नियंत्रण कर लिया, सामाजिक तौर पर आरएसएस ने नियंत्रण कर लिया, और अब तो संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाएं भी खतरे में। ऐसी स्थिति में तत्काल कार्यभार की बात की जाए, 2 मिनट में केवल, काफी लंबा समय मैंने ले लिया। कार्यभार क्या है? देखिए, इस बात से मैं इंकार नहीं करता, तत्कालिक कार्यभार यह है कि किसी भी तरीके से जहां वैसे भी संभव हो आरएसएस भाजपा को शिकस्त दी जाए, आरएसएस भाजपा को हराया जाए। यह बहुत तत्कालिक कार्य है, जो सामने दुश्मन खड़ा है तत्काल उसको हराया जाए। लेकिन अगर कोई सोचता हो कि भाजपा को केवल हरा देने से, आरएसएस को सत्ता से हटा देने से, हरा देने मतलब सत्ता से बेदखल कर देने से भारतीय लोकतंत्र और गणतंत्र के सामने जो राजनीतिक सामाजिक आर्थिक चुनौती खड़ी हो गई है उसका समाधान किया जा सकता है, तो बहुत बड़ी नादानी होगी। क्योंकि जो वैकल्पिक पार्टियां हैं, उनकी जो वैकल्पिक, जो उनकी विचारधारा है, जो उनके एजेंडे हैं, जो उनके स्वप्न हैं, उसमें कहीं से भी भारत में कंप्लीट गणतंत्र कायम करने की, राजनीतिक गणतंत्र, राजनीतिक सामाजिक गणतंत्र और आर्थिक गणतंत्र कायम करने का एजेंडा नहीं है, न स्वप्न है। भारत
सचमुच में गणतंत्र कायम करने के लिए भारत एक बड़े जन आंदोलन, एक बड़े जन संघर्ष की मांग कर रहा है, जो एक देशव्यापी बड़ा जन आंदोलन, बड़ा जन संघर्ष हो, जो सिर्फ सामाजिक असमान, वर्ण जाति व्यवस्था जिसे मनुवाद ब्राह्मणवाद कहते हैं उस पर भी उतना ही जबरदस्त हमला बोले, जिस तरह पूंजीवाद कॉर्पोरेटीकरण बोलते उस पर उतना ही जबरदस्त हमला बोले, और राजनीति में जो भी अलोकतांत्रिक चीज हो उस पर भी उतना ही जबरदस्त बोलो, चाहे वो परिवारवाद हो चाहे व्यक्तिवाद हो, उस पर भी उतना ही जबरदस्त हमला बोले। यानी जो के पास राजनीतिक लोकतंत्र कायम करने का, सामाजिक लोकतंत्र गणतंत्र कायम करने का, आर्थिक गणतंत्र कायम करने का एजेंडा हो, स्वप्न हो, विकल्प हो और उससे प्रतिबद्ध लोग हों, ऐसा एक बड़ा जन आंदोलन ये भारतीय गणतंत्र को बचा सकता है। और भारतीय गणतंत्र की जो सैद्धांतिक बात की गई थी उसको व्यवहारिक तौर पर जमीन पर उतार सकता है। एक मैंने लिखा भी था तो मित्रों ने कहा था कि कैसे होगा, फिलहाल अभी वो समय नहीं है, अभी हम लोग चुनौतियों पर ही बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा था आधे घंटे ही बात करूंगा, लेकिन 45 मिनट करीब 45 मिनट से ऊपर बात किया। आप सभी लोगों ने इतने देर, जिन लोग साथियों ने ध्यान से सुना, तो आप सभी को के प्रति आभार, शुक्रिया। सामाजिक न्याय मंच के साथियों को के प्रति आभार कि उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया। धन्यवाद साथियों।